Hello students, today's topic is sexual reproduction in bacteria, जीवाणुओं में लैंगिक जनन। बैक्टीरियाज दूसरे प्रोकैरियोट्स की तरह ही इनमें एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। इसमें लैंगिक संरचनाएं यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं और कोई गैमेटिक फ्यूजन इनमें नहीं होता है, यानी गैमेट फॉर्मेशन इनमें नहीं होता है। नेचुरली जब गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है तो कैरियोगैमी और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन भी इसमें नहीं पाया जाता है। बैक्टीरियाज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड है वो एक्चुअल लैंगिक जनन नहीं होकर के बल्कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आनुवंशिक पुनर्योजन की विधियां होती हैं, एक प्रोसेस होते हैं जिसमें कि बैक्टीरियल सेल दूसरी बैक्टीरियल सेल के साथ जब अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करती है तो एक नया बैक्टीरियल सेल नए जेनेटिक मटेरियल या लैंगिक उसमें आनुवंशिक पुनर्योजन हो जाता है और बैक्टीरियाज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ज़्यादा उस बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग बनाता है और रेजिस्टेंस पावर उन बैक्टीरियाज की बढ़ा देता है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन मेथड हैं, यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरियाज में होता है वो तीन मेथड्स द्वारा होता है। पहला है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। इसमें जो कॉन्जुगेशन है इसमें डीएनए या जीन का जो मूवमेंट होता है वो डोनर सेल से रिसेप्टिव सेल या रिसिपिएंट जो सेल होती है यानी दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में जेनेटिक मटेरियल का गमन होता है। एक कोशिका का डीएनए दूसरी कोशिका में चला जाता है। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में जो डोनर सेल्स होती हैं वो अपना फ्री डीएनए को जो ग्राही कोशिका होती है उसमें प्रवेश करा देते हैं और उस रिसेप्टिव सेल में डोनर सेल की तरह ही कैरेक्टर्स प्रकट होते हैं। ट्रांसडक्शन में एक बैक्टीरियल सेल का डीएनए कुछ वायरसेस द्वारा जो रिसेप्टिव सेल्स होती हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाता है। जब किसी भी बैक्टीरियल सेल को कोई बैक्टीरियोफेज अटैक करता है तो नेचुरली वो बैक्टीरियोफेज उसकी जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं यहाँ तक कि उसका जो डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होता है उस पर भी अपना होल्ड कर लेता है और उसके जेनेटिक मटेरियल में खुद का जेनेटिक मटेरियल डाल देता है। तो नेचुरली जो नए बैक्टीरियल सेल्स बनते हैं उनमें बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल भी होता है। सबसे पहले वी विल डिस्कस कॉन्जुगेशन, संयुग्मन। इसको सबसे पहले लेडरबर्ग एंड टेटम ने इशीचिया कोलाई ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया था उसमें 1946 में इसको स्टडी किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो ई कोलाई के म्यूटेंट्स थे यानी उन्होंने जो ई कोलाई के स्ट्रेन्स जो थे जो कि मिनिमम न्यूट्रिएंट जो होते थे न्यूट्रिशनल जो म्यूटेंट्स थे वो थे जो कि बहुत ही न्यूनतम पोषण जो माध्यम होता है उस पर सामान्य वृद्धि के लिए कुछ ग्रोथ फैक्टर्स की प्रेजेंस में ग्रो कर जाते थे। तो इस प्रकार के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ऑक्सोट्रॉफ्स कहते हैं। तो इन ऑक्सोट्रॉफ्स से जो जब आपस में इनका संयुग्मन होता है ऑक्सोट्रॉफ्स का तो जो नए बैक्टीरियाज बनते हैं उन्हें प्रोटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसको आगे विलियम हेज और ने 1950 में जो ई कोलाई थे उनमें सेक्स फैक्टर्स को खोजा। सेक्स फैक्टर्स के आधार पर दो तरह के इन्होंने स्ट्रेन्स या प्रभेद बताए इशरिचिया कोलाई बैक्टीरियाज के। उन्होंने बताया कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डाइमार्फिक होते हैं यानी इनमें दो तरह के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। पहला स्ट्रेन वो होता है जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है और मोस्टली ये मेल
इसको माना जाता है और ये डोनर सेल होती हैं। दूसरा जो होते हैं वो फर्टिलिटी फैक्टर उनमें नहीं पाया जाता है, तो उन्हें F- से इंगित किया जाता है और मोस्टली ये रिसिपिएंट होंगे। नेचुरली इसमें फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है तो दे आर रिसिपिएंट, यानी ये ग्राही कोशिकाएं होंगी, और जो डोनेट करती हैं वो दाता कोशिकाएं होंगी फर्टिलिटी फैक्टर को। फर्टिलिटी फैक्टर्स के आधार पर जो F+ स्ट्रेन्स होते हैं उनमें फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है, तो ये डोनर सेल्स होती हैं और इनकी जो सरफेस होती है इस पर सेक्स प्लाई या F प्लाई जिसे कहते हैं लिंग रोम पाए जाते हैं। जबकि जो F- स्ट्रेन्स होते हैं उनमें फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट होता है और ये रिसिपिएंट सेल्स होती हैं और इनकी जो सरफेस होती है उस पर सेक्स प्लाई या फर्टिलिटी जो प्लाई होते हैं, रोम जो होते हैं, जिससे कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका पर जुड़ जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, वो F- जो स्ट्रेन्स होते हैं उनमें एब्सेंट होते हैं लिंग रोम। हैज़ ने बताया कि जो ई कोलाई में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है एक सेल से दूसरी सेल में, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में ही होता है, जिसमें जो F+ फैक्टर होता है वो डोनर सेल से F जो प्रकार का जो फैक्टर है वो डोनर सेल से रिसिपिएंट सेल या ग्राही कोशिका में डीएनए का मूवमेंट होता है F+ सेल से F- सेल में। इस प्रोसेस को हम कुछ स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बताया कि एक डोनर सेल होगी जिसको नर माना जाता है और दूसरी रिसिपेंट सेल होगी। तो जो डोनर सेल है उसमें F फैक्टर प्रेजेंट होता है, F प्लाज्मिड्स होते हैं, जबकि आप देख रहे हैं रिसिपिएंट सेल में F फैक्टर एब्सेंट होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो डोनर सेल होती है उसमें सेक्स प्लाई पाया जाता है, तो ये जो रोम होता है ये रिसिपिएंट सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन इस रोम की सहायता से ये दोनों बैक्टीरियल सेल्स आपस में जुड़ जाती हैं और आपस में जुड़ने के साथ साथ इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक नली का शेप बना लेती है एक दूसरे के पास आकर के, और इस नली समान संरचना को कॉन्जुगेशन ट्यूब या संयुग्मन नलिका कहते हैं। इस ट्यूब के थ्रू प्लाज्मिड्स जो कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड द्विरज्जु की संरचना होती है, इनके स्ट्रैंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज ये अलग हो जाते हैं दोनों स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चला जाता है और यहाँ जाकर के ये वापस दोनों इसके सिरे आपस में मिलकर के सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर अपने ही समान दूसरा स्ट्रैंड इस पर निर्मित कर लेते हैं, तो वापस से ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। तो संयुग्मन में दो बैक्टीरियल सेल आपस में संयुक्त होती हैं, इनमें संयुग्मन होता है और बीच में जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है उससे फर्टिलिटी फैक्टर का एक स्ट्रैंड, यानी इसका जो डीएनए होता है उसका एक स्ट्रैंड रिसिपिएंट सेल में चला जाता है और वहाँ पे ये दोनों सिरों को जोड़कर सर्कुलर हो जाता है। तो नेचुरली जब इसका डीएनए इसमें गया तो इसमें वो कैरेक्टर्स बन जाते हैं जो कि डोनर सेल में होते हैं, तो उस पर भी एक सेक्स पिलाय बन जाता है और जो कि डोनर सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो ये नया कॉम्बिनेशन बनता है रिसिपिएंट सेल में, इसका भी डीएनए आ जाता है और नया एक आनुवंशिक जो मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है और इसमें एक नया रिकॉम्बिनेशन प्राप्त होता है। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू एक बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरी बैक्टीरियल सेल में एक्सचेंज होता है और नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। सेकंड प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले ग्रिफिथ ने 1928 में एक्सप्लेन किया और इस मैकेनिज़्म को बाद में एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्थी ने 1934 में इसका जो एक्सपेरिमेंट था उसको आगे उन्होंने कंटिन्यू किया।
तो जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, इसमें एक बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए होता है वो दूसरी बैक्टीरियल सेल में जब जाता है तो वो दूसरी बैक्टीरियल सेल जो कि पैथोजेनिक नहीं होती है वो भी वायरुलेंट हो जाती है और रोग उत्पन्न करती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है, इसमें डोनर सेल अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल को रिसिपिएंट सेल या ग्राही कोशिका में डाल देते हैं या प्रविष्ट करा देते हैं, जिससे ग्राही कोशिका में या ग्राही बैक्टीरिया जो होते हैं, जो रिसिपिएंट बैक्टीरियाज होते हैं, उनमें भी डोनर बैक्टीरियाज की तरह ही कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करते हैं, वो भी वैसे ही कैरेक्टर्स शो करते हैं। बैक्टीरियाज में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बताया, ग्रिफिथ ने 1928 में इसको स्टडी किया। इसको डिप्लोकोकस निमोनियाई, जिसको अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई कहते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो एक रिकॉम्बिनेशन मेथड था उसको स्टडी किया। और ग्रिफिथ ने ही बताया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। ट्रांसफॉर्मेशन का जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो डीएनए सेगमेंट है, जो डोनर सेल का डीएनए है, वो रिसिपिएंट सेल में चला जाता है और नए कॉम्बिनेशन इसके डीएनए के साथ मिलकर के नए कॉम्बिनेशंस बना लेता है। इसको हम ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है माउस वाला, उससे और इसको आपको क्लियर कर देते हैं। तो ग्रिफिथ ने दो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स के बारे में बताया। पहला स्मूथ एंड कैप्सुलेटेड, एस टाइप के स्मूथ कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरियाज थे वो वायरुलेंट होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। जबकि जो रफ सरफेस वाले बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के जो बैक्टीरिया हैं, उनमें अगर कैप्सूल एब्सेंट है तो वो रफ स्ट्रेन्स कहलाते हैं। तो रफ स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट होते हैं, रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। इन्होंने 4 स्टेप्स में इस प्रैक्टिकल को स्टडी किया। सबसे पहले रफ जो खुरदुरी सरफेस वाले नॉन वायरुलेंट जो बैक्टीरियाज थे उनको इंजेक्ट किया माउस में। तो जो रफ सरफेस वाले बैक्टीरियाज थे उनको माउस में इंजेक्ट करवाने पर इनमें कोई भी डिजीज़ नहीं होती है और जो माउस होता है, चूहा जो होता है, वो जीवित रहता है, उसकी डेथ नहीं होती है। जबकि एस टाइप, जैसा कि आपको पता है, वायरुलेंट होते हैं। तो नेचुरली जब स्मूथ वॉल्ड कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स थे उनको जब माउस में इंजेक्ट किया जाता है तो माउस की निमोनिया की वजह से डेथ हो जाती है। थर्ड स्टेप में इन्होंने इसको हीट किल्ड कर दिया। जो स्मूथ वॉल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया स्ट्रेन थे उनको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करके इनको डेड कर दिया और इनको जब माउस पर इंजेक्ट किया, जो कि पैथोजेनिक है, लेकिन माउस में कोई डिजीज़ नहीं होती है और वो सरवाइव कर जाता है। तो नेचुरली जब हीट किल किया तो जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज थे वो रोग उत्पन्न करने के उनमें जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। लेकिन जब हीट किल्ड स्मूथ कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स थे उनको नॉन वायरुलेंट रफ सरफेस वाले बैक्टीरियल स्ट्रेन्स के साथ मिलाकर माउस में इंजेक्ट किया तो माउस की डेथ हो जाती है। उन्होंने देखा कि जो रैट्स हैं, जो चूहे हैं, उनकी निमोनिया की वजह से मृत्यु हो गई है और इन डेड जो माउस थे इनकी जब जांच की तो पाया कि जो या रफ सरफेस वाले जो बैक्टीरियाज थे और इन रफ सरफेस वाले बैक्टीरियाज रफ सरफेस वाले जो बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स थे उनमें स्मूथ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स के डीएनए उसमें पाया जाता है। यानी जो आनुवंशिक पदार्थ है वो जो स्मूथ वॉल्ड कैप्सुलेटेड
बैक्टीरियल स्ट्रेन का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो रफ सरफेस वाले में पाए जाते हैं। यानी इसका जब दोनों का साथ साथ डाला जाता है माउस में, तो ये नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये स्वयं हीट किल्ड है, लेकिन इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसमें जब प्रवेश करता है, इनके साथ जब मिक्स होता है रफ सरफेस वाले बैक्टीरियल स्ट्रेन के आनुवंशिक पदार्थ के साथ, तो वो उसको वायरुलेंट बना देता है। यानी जो रफ सरफेस वाले हैं वो स्मूथ कैप्सुलेटेड बैक्टीरियल स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं और माउस की डेथ हो जाती है। तो उन्होंने इस तरह से बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक बैक्टीरियल स्ट्रेन से दूसरे बैक्टीरियल स्ट्रेन में इनका गमन होता है, ये प्रविष्ट कर जाते हैं दूसरे बैक्टीरियल सेल में और उनको भी वायरुलेंट बना देते हैं। तो इस प्रोसेस से भी हमने आपको बताया कि एक नया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्राप्त होता है, यानी जो रफ सरफेस वाले हैं वो स्मूथ वॉल्ड कैप्सुलेटेड वायरुलेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं और चूहे की मौत हो जाती है।